जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने खग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने खग यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलिए। के लिए क्या हम पर्यावरण को लेकर, बचाने को लेकर हम कुछ काम करते हैं? क्या अपने जंगल जो है, जो हरे भरे पेड़ हैं, उनको बचाने को लेकर हम सजग हैं? शायद नहीं, क्योंकि सूचना अधिकार कानून से जो जवाब निकल कर आया है उससे पता चलता है कि देश भर के जो कई बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों की बात करें तो उसमें पंजाब पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मेघालय जो ऐसा प्रदेश है वहां पर भी पेड़ों की कटाई काफी तेजी से हो रही है। और क्या ये विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन हम बिठा पा रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो जो प्राकृतिक आपदाओं की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और निश्चित है, क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण पूरी तरीके से बदल रहा है, उसी लिए सूखा भी बढ़ पड़ता है और बाढ़ की भी समस्या आती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या हम सब मिलकर, चाहे वो समाज हो, चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, मिलकर जो कटते पेड़ हैं उनको क्या बचा सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में अजय राणा जी हैं, निदेशक हैं MT ग्रुप के। अजय जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं सत्येंद्र सिंह जी हैं, पर्यावरणविद हैं और हरियाली को लेकर काफी काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने को लेकर काफी काम करते हैं। तो सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के। हमारे जो तीसरे खास मेहमान हैं लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं, चंद्रभूषण पांडे हैं, राष्ट्रीय संयोजक है जल बचाओ के। तो चंद्रभूषण जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि सूचना अधिकार कानून से जो जवाब सामने निकल करके आए हैं कि जो देश के कई बड़े ऐसे राज्य हैं वहां पर पेड़ों की जो अंधाधुंध कटौती हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। इसके साथ साथ जो पेड़ काटे जा रहे हैं इससे हमारे और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बारिश का मौसम आते ही देश भर में पौधारोपण की शुरुआत हो जाती है, पर इसका प्रतिशत बहुत कम ही रह जाता है। वृक्षारोपण की संख्या कम होती है। वहीं दूसरी तरफ सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में पेड़ों की कटाई का प्रतिशत बहुत अधिक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वन विभाग ने ऐसे कई आंकड़े दिए हैं जिसमें उन पेड़ों की संख्या अधिक है जो कटाई के लिए प्रतिबंधित है, जिसको लकड़ी का काम करने वाला ठेकेदार बिना वन विभाग के परमिट के काट नहीं सकता। पर वन विभाग और वन माफियाओं की मिलीभगत के चलते हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और लगातार पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास के नाम पर हो रही पेड़ों की कटाई विनाश की तरफ ले जाती हो। सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि वनों की अवैध कटाई ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाया है। आजादी के समय देश में लगभग 45% वन क्षेत्र था, वहीं अब लगातार सिमटता जा रहा है। देश में वन और वृक्ष क्षेत्र 78.29 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% ही है। आइए एक नजर डालते हैं कि जंगल हमारे लिए क्या हैं और इनकी कमी से हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। कटते जंगलों का प्रभाव, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, मिट्टी के कटाव में तेजी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से मानव रोगों में वृद्धि, तापमान में बढ़ोतरी से फसलों के उत्पादन में कमी, धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है, भूकंप आने से नुकसान का प्रतिशत भी अधिक हो रहा है, पहाड़ियों पर बिना वृक्ष के चलते भूस्खलन अधिक हो रहा है, अकाल और सूखा बढ़ रहा है। देश के आधे से अधिक जिले सूखे से रहते हैं प्रभावित। कम पानी वाले क्षेत्रों में भी बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं में हो रही है बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 1990 से 2005 के बीच हर साल औसतन 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वनों की कटाई की गई। पूरी धरती पर अब 30% वन क्षेत्र ही बचा है, जो अपने आप में एक खतरे की घंटी है। वनों की तबाही और इसके चलते वन्य जीवों के विलुप्त होने के ये आंकड़े बहुत ही भयानक हैं। धरती पर पर्यावरण के असंतुलन के चलते वायु प्रदूषण भी अपने चरम पर है। पर्यावरण असंतुलन को रोकने के भगीरथ प्रयास होते रहे हैं, किंतु स्थिति जस की तस है। अब ऐसे प्रभावी कानून बनाने एवं उनके क्रियान्वयन की जरूरत है जो वन कटाई से वन क्षेत्र के असंतुलन को रोकने में समर्थ हो। दूसरी ओर जन जागरूकता का स्तर इतना उच्च हो कि वनारोपण को जीवन का ध्येय बना ले।
पृथ्वी पर मानव जीवन लंबे समय तक तभी चल सकता है अगर हम वनों का संरक्षण करेंगे। अगर वनों की कटाई यूं ही होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव जीवन दुश्वार हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमारी इस रिपोर्ट में कि जो पेड़ कटते जा रहे हैं इससे पर्यावरण पर जो नुकसान पड़ रहा है, इसके साथ साथ जो जनजीवन है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतु हैं उन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले सत्येंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ई हरियाली को लेकर काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सूचना अधिकार कानून से जो जवाब आए हैं कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे वो हम पंजाब की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर लगातार पेड़ों की संख्या में उनकी कटौती हो रही है, उनके जो प्रतिशत है वनोच्छादन है वो कम होता जा रहा है। क्या कारण देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि इसको रोकने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था कैंपा के नाम से बहुत सालों से देश में चल रही है, जिसमें वनों की क्षतिपूर्ति के लिए वो एक बड़ा फंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और तमाम कारणों से आज करीब 15-20 साल से उसका पैसा ठीक से खर्च नहीं हो पा रहा था। उस पर रोक भी थी, केवल 10% ही खर्च हो पा रहा था। वो करीब 40,000 करोड़ रुपए तक का एक बहुत बड़ा फंड है। अभी वर्तमान जो सरकार है वो संसद से इस कानून को पास कराने में सफल रही है पिछले सेशन में। तो अगर इस तरह के जो, एक तो उसमें दिक्कत क्या थी कि जो प्रति पेड़ कटाई का जो जुर्माना होता है वो बहुत कम था, जिससे कि अभी उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। सपोज दैट पहले 4 लाख था तो अब 40 लाख, इस तरह से। और दूसरा कि ये जो पैसा है ये इतने सालों से जो खर्च नहीं हो पा रहा था, इसके कारण उनके जुर्माने तो इकट्ठा हो रहे थे लेकिन पेड़ नहीं लग रहे थे। इसलिए आरटीआई में जवाब जो आया है ये इसी कारण से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी से और ठीक से इसे आज से भी ये लागू अगर हो जाए तो समझिए कि इस समस्या से काफी। आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि पेड़ कट रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पर्यावरण शिक्षा को भी बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि बचपन से ही बच्चों में एक ये संस्कार आ जाए कि नहीं, पर्यावरण को हमें बचाना है, हमें पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है? क्या लगता है आपको कि बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, आजकल जो भी सरकार है हमारी, चाहे पहली सरकार है आज की सरकार, उनके जो स्टेप्स हैं बहुत फास्ट हैं, वो करती हैं, मगर क्या ग्राउंड रियलिटीज में वो एप्लीकेबल हो पाता है? अभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने कंपलसरी एक पेपर कर दिया एनवायरमेंटल के ऊपर कि आपको पढ़ना है, एनवायरमेंट कैसे आपको करना है, क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हैं। बट क्या बच्चे सिर्फ और एग्ज़ाम देने तक ही सीमित हैं? एक लड़का 12वीं क्लास करके बच्चा आता है, आपने उसको बोला कि एक पेपर आपको पर्यावरण पे पढ़ना है, बट पर्यावरण पे पढ़ने के बाद उसको अगर हम प्रैक्टिकलिटीज़ पे ज़्यादा लेके जाएँ, उसको थ्योरी एग्जाम की जगह हम प्रैक्टिकल लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना सर्वे कहता है कि जब से AICTE ने कंपलसरी किया, यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया है, बच्चे सिर्फ देख रहे हैं कि पेपर पास करना। जब आदमी मेच्योर हो जाता है, बिकॉज आज हमारे भारत को एक हमारी नीड है कि हमें विकास की तरफ पहुंचना है, बट विकास की तरफ पहुंचने के बाद हमें ये देखना है, जैसे आपके सामने एग्जांपल मेट्रो का बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर वो एक पेड़ काटती है तो 4 पेड़ लगाती भी है। बिल्कुल। अगर वो आपका अगर कहीं से उसका डाइवर्जन होता है तो उसके बाद मूवमेंट भी है। बट इसके बाद इसको हम अगर लेके चलें कि पेड़ काटे हैं, ये होगा वो होगा, आप अगर भारत को पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो हमारा देश बहुत ही प्रगतिशील है एज कम्पेयर टू दूसरे देशों से। बट हमारे यहाँ अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, जागरूकता की कमी, जागरूकता हमारे यहाँ बहुत कम है। हम उनको बता नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि हमारी फॉर्मेलिटी है, एक पेपर दिया और बच्चे को पूरा पर्यावरण के बारे में पता लग गया। मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को हम गाँव की तरफ, उस बच्चे को हम मोहल्लों की तरफ भेजें कि आपने जो पेड़ लगाया है वो क्या है। जैसे नरोर एटम पावर प्लांट में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्लांट लगाया, महात्मा गांधी जी ने प्लांट लगाया, उस प्लांट को संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छे कदम उठाती है। क्या वही कदम जो अभी सत्येंद्र जी ने बोला, क्या वही कदम बाकी लोगों के ऊपर होता है कि हम उस पेड़ को बचा सकते हैं? पेड़ तो लगा दिया, बट पेड़ लगाने के बाद क्या होता है? बिल्कुल। आप जानते हैं, मैं अपने घर में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरी बालकनी बहुत अच्छे प्लांट्स रहते हैं उसमें, मैं उनको मेंटेन करने के लिए हर महीने 1500 रुपये अपनी जेब से खर्च करता हूँ। हम छोटी से भी शुरुआत कर सकते हैं, हम करते हैं, मगर क्या वो हमारे समाज के लिए दायित्व उसमें हमारा है? वहाँ हमें सरकार को और जो हमारे स्वयं सेवक हैं उनको जगाना होगा कि हम आगे की तरफ वर्कआउट करें। चंद्रभूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मूल्यों में कमी है या फिर पर्यावरण कानून में कमी है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है कि लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं और जितने पेड़ कटते हैं उसके एवज में उतने वृक्षारोपण नहीं हो पाते? क्या देखते हैं आप? निश्चित रूप से जिस गति से हमारी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से अगर हम तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ रहे हैं, चाहे वो मिट्टी की गुणवत्ता का बात है, चाहे हरियाली की बात करें, चाहे हवा की बात करें। तो आज कहीं न कहीं से अगर वनावरण को देखें तो जो 33% वनावरण हमारे मैदानी क्षेत्रों में और 66% वनावरण हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए, लेकिन हम अभी उस लक्ष्य से बहुत दूर है। और कुछ राज्य जैसे यूपी, बिहार ऐसे राज्य है जहाँ की
धरती एकदम नंगी हो गई है। तो इसमें दो तीन पक्ष है। एक तो जो सरकारी सिस्टम काम करता है उसमें संवेदनशीलता उस लेवल की नहीं है, वो कागजी खाना पूर्ति के लिए काम कर रहा है। समाज में जो आम लोग हैं, आज जो विकास की दौड़ है, ये विकास कहीं न कहीं से पर्यावरण मित्र नहीं रह गया है और इस विकास में हम लोग कहीं न कहीं से इस बात को सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि पानी, हवा और धरती के स्वास्थ्य के बिना हम एक अच्छा स्वास्थ्य समाज को दे पाएंगे। आज कहीं न कहीं आप देखें चारों तरफ बीमारियां बढ़ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे तरीके के रोग आ रहे हैं, पूरी फूड साइकिल जो है दूषित हो चुकी है। और इसके लिए कहीं न कहीं से पर्यावरण का जो विघटन है, पर्यावरण में जो गिरावट है, और विशेष रूप से अगर हरियाली की बात करें, और चूंकि मैं लखनऊ में हूँ, यूपी के संदर्भों में अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 9% के आसपास सिमट गया है। और इस 9% वनावरण में भी अगर ट्री कवर को बाहर कर दें, केवल 6% धरती पर ही वनावरण है और 33% का जो लक्ष्य है उससे हम बहुत दूर हैं। इसके अलावा सरकारी संरक्षण में अनाप शनाप तरीके से पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जितने हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं वहां से पेड़ कट रहे हैं। आम का फलदार पेड़ जो कि विशेष रूप से संरक्षित फल माना गया है उत्तर प्रदेश में, वो मैंगो बेल्ट है। जैसे अभी मैं देख रहा था अमरोहा की बात या मलिहाबाद में भूमाफियाओं की निगाह है और वो पेड़ों को काट करके उस जमीन पे प्लाटिंग करना चाहते हैं। सर देखते हैं कि सड़क बनती है, हाईवे बनती है, तो उसमें जो बड़े बड़े पेड़ हैं क्या उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता? ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में है, सिर्फ क्या दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आज जो आवश्यकता है कि हाईवेज के किनारे जितने मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ काट के गिरा दिए जाते हैं और उनको बहुत आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। विदेशों में ये परिपाटी है, हमारे देश में भी ये टेक्निक उपलब्ध है। बस लोगों को लगता है कि इसको काटना और काट करके निपटाना आसान है, एक पेड़ को शिफ्ट करने में कुछ लागत आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक पेड़ को उसकी जगह पर जो नया पेड़ हम लगाएंगे उसको डेवलप करने में जो खर्चे आते हैं, अगर उन खर्चों की तुलना करें तो पेड़ को शिफ्ट करना भी बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। और एक विकसित पेड़ के माध्यम से हम एक ढेर सारी जो पर्यावरण की क्षति है उससे भी बचा ले जाएंगे। आज आवश्यकता है कि ऐसे बाध्यकारी कानून लाए जाएं कि हर हालत में सरकार कम से कम अपने स्तर पर यह आचरण करके दिखाए कि जो भी हाईवेज है, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं या कहीं पर डैम बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर जो भी पेड़ों का कटने का मामला आता है उनको हर हालत में अंकुश लगाया जा सके, अनिवार्यता सरकार तय करे और पेड़ों को उसको थोड़ा थिनिंग करके थोड़ा हल्का करके उनको शिफ्ट किया जा सकता है। सत्येंद्र जी, पर्यावरण मंत्रालय ने कई कानून बनाए, आपको लगता है कि अगर ये कानूनों को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए तो हम पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं? अभी जो भाई साहब ने एक जो बात रखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम पेड़ बचे हैं, तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण आप नीतिगत विषय देख सकते हैं। एक तो भारत में जो वृक्षारोपण का जो कानून है वो बहुत पुराना है। इसके डर से बहुत सारे लोग गांव में पेड़ लगाते ही नहीं है, क्योंकि आप पेड़ लगा तो लेंगे लेकिन उसको काटेंगे तो आपको बहुत प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं से जुर्माना, सजा तक का भी प्रावधान है। तो इसको तो एक आपको लचीला बनाना होगा कि पेड़ जो लगा रहा है उसको काटने का भी अधिकार देना होगा। तो इसके कारण से गांव में अब पेड़ लगाने की एक तरह से परंपरा ही खत्म हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक इसके पीछे एक और वजह है, मुझे लगता है जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ी वजह है। हम गांव में देखते हैं कि जो जिनके पास पहले बाग थे, बगीचे थे, उनका परिवार बढ़ा तो उन्होंने बागों को हटा के खेत में तब्दील कर दिया, क्योंकि खेती की खाने पीने की चीजों को उनको बोना था, उसकी जरूरत थी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से भी जंगल कटते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही है उस जंगल से। इसके पीछे एक और जो बड़ा कारण है वो हमारे यहाँ हरित क्रांति है। हरित क्रांति ने केवल और केवल खेतों को अधिक से अधिक अनाज उत्पादन का एक माध्यम माना, जबकि हमारे यहाँ पहले इतनी संतुलन थी कि कितने खेत में अनाज होगा, कितने में बाग होगा, कितने में चारागाह होगा। तो अब इसको खत्म कर दिया गया। अगर हम उस समय से संतुलन अपनाए होते, हॉर्टिकल्चर पे जो भी हॉर्टिकल्चर मिशन है या बम्बू मिशन है, इसको अगर संतुलित ढंग से विकसित किए होते। हरित क्रांति ने बहुत नुकसान किया है, उसने हमारे किसानों को और गाँवों को पेड़ से एकदम अलग कर दिया। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, आपने जो जनसंख्या बोला है कि जनसंख्या आजकल अगर आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ कितनी हरियाली है। आज जनसंख्या का जो एक शिफ्ट हो रही है जनसंख्या गांव से शहर की तरफ या दिल्ली में आने की तरफ, मैं अगर आपको कहना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट जाके देखिए कितनी हरियाली है। लोग आज जम्मू एंड कश्मीर क्यों घूमने जाते हैं, क्यों उसको जन्नत कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ के नियम हैं, आप पेड़ लगाओ, आप काट सकते हो बट एक ही तरीके के पेड़ काट सकते हो जिससे कि आपकी पारिवारिक जो है जिंदगी चलती रहे। मगर दूसरे तरीके के पेड़ आप नहीं काट सकते क्योंकि उस पर सरकार का अधिकार है, वहां पर सरकार उसको मेंटेन करती है। मैं ये कहता हूं कि आज हर आदमी अमीर बनना चाहता है। आपने एक सर्वे देखा होगा, जब लास्ट टाइम उत्तराखंड में जब आग लगी है, जंगलों में आग लगी है, पूरा उत्तराखंड उत्तरांचल हमारे इसमें आया था, क्यों? उनका एक ही कारण था
कि ये हमारा जो डिजास्टर जो हो रहा है, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, वो दिल्ली और पंजाब की वजह से हो रहा है। हम कहते हैं कि हम बहुत विकसित हैं, वो हमें कहते हैं कि नहीं, दिल्ली और पंजाब की वजह से हो रहा है। सर, अगर हमारे यहाँ कारखाने हैं, क्या कारखाने जम्मू एंड कश्मीर आपके नहीं है? क्या यूएस यूके वहाँ कारखाने नहीं है? कारखाने हैं, उद्योग हैं, हमसे भयंकर उद्योग हैं। आप सिलिकॉन वैली में देखिए, वहाँ खेतों में जो सिलिकॉन वैली पहले ऐसे, वहाँ पर सर्वर्स के फार्म हाउस हैं, बिल्कुल हजारों एकड़ में सर्वर लगे हैं, वहाँ कितनी हीट कैपेसिटी होती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सर्वर हैं तो उनको नियम दिए गए हैं। अगर वहाँ एक चिमनी है तो जो चिमनी से आग निकलेगी, जो भाप निकलेगी, उसके यंत्र ऐसे बनाएं कि उसको मेंटेन कर सकें, वो पर्यावरण को दूषित ना कर सके। लगातार पेड़ों की कमी हो रही है और शहर बढ़ रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से जो जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक, अगर पर्यावरण का स्तर गिरता रहा तो प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहेगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं और लोगों के संस्कारों में या हम शिक्षा में पर्यावरण को शामिल करके क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो सूचना अधिकार कानून से जवाब आया है कि देश के कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर लगातार पेड़ों की संख्या में कमी होती जा रही है, क्योंकि वन विभाग और वन माफियाओं के चलते पेड़ों में कटौती हो रही है। तो सबसे पहले हम चंद्रभूषण जी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे मामला सुधरेगा? क्योंकि लगातार जो पेड़ों की संख्या है, जो पेड़ों के वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, तो हम कैसे सुधार ला पाएंगे? हमें यथासंभव पुराने पेड़ों को, बड़े पेड़ों को कटने से बचाना होगा। दूसरा, जो हमारी प्लांटेशन पॉलिसी है, जो सरकारी पैसे से चलती है, उस पॉलिसी को ऐसे पौधों और प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा जो दीर्घायु हो, बड़े कनापी। जैसे हम लोग एक अभियान यूपी में चला रहे हैं अष्ट वृक्ष रोपण का, जिसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, गूलर है, आम है, नीम है, इमली है, महुआ है। तो ऐसे पेड़ों को लगाया जाए जो बड़े होते हैं, अधिक उम्र के हैं और पशु पक्षियों के प्रति मित्रवत हैं। तीसरा, समाज को केवल सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाया, एक 1 ट्री 1 फैमिली। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो करीब 4 करोड़ के ऊपर यहाँ परिवार हैं, और ऐसे पूरे देश में अगर हम बात करें तो करीब 25 करोड़ परिवार भारत में रहते हैं। और 25 करोड़ परिवारों में अगर लोग एक एक पेड़ लगाने का संकल्प ले लें तो 25 करोड़ पेड़ तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। और एक पेड़ लगाना किसी के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, आदमी जैसे अपनी जिंदगी चला रहा है, एक पेड़ लगा लेगा। तो आज हमें 3 स्तरीय पहल करना होगा। एक तो कटाई को रोकने की दिशा में सरकार को कड़ाई से आना पड़ेगा। दूसरा, सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है, जो लीकेज है, उसको रोकते हुए प्रभावी प्लांटेशन करना होगा। और तीसरा, आम जनता को ये जिम्मेदारी मानते हुए कि बिना पानी के, बिना हवा के कोई समाज नहीं चल सकता, तो उसे स्वयं पहल करके कम से कम प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। तो आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि भारत में एक हरियाली का नया साम्राज्य खड़ा हो सकता है। आज जो चुनौतियां हैं हम देखते हैं, जैसे मिशन कल के लिए जल, हमारा जो पूरा अभियान है उसमें हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा बादल बनाने के लिए ज्यादा पेड़ चाहिए, पेड़ों की जरूरत। और ज्यादा पेड़ तभी हो सकता है जब इसमें आम जनता इस चीज को महसूस करे। अभी हमारे देश में आम जनमानस ये सोच रहा है कि पेड़ लगाना सरकार का काम है और पेड़ काटने में जरूर लोग अपनी भूमिका, जो पूर्वजों ने पेड़ लगाया। अभी आपने बहुत अच्छी बात रखी कि कहीं न कहीं से जो यूपी में अभी देखेंगे कि परिवारों के बंटने के साथ बागों का बंटवारा हुआ, पेड़ों का बंटवारा हुआ और पेड़ों पे कुल्हाड़ियां चली। तो आज कहीं न कहीं से हमें इस चीज को समझना होगा कि बिना पेड़ के कोई पर्यावरण टिकाऊ नहीं हो सकता, कोई विकास दीर्घकालीन नहीं हो सकता। यदि विकास की निरंतरता चाहिए, टिकाऊ विकास की गारंटी चाहिए, तो कम से कम 33% हरियाली हमें धरती पर जरूरी है। 33% हरियाली आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रभूषण जी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ आम जनता अपनी जिम्मेदारी को अदा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जी, लगातार जो पेड़ों की बेलगाम कटाई हो रही है, सिर्फ मानव जीवन ही नहीं प्रभावित हो रहा है, जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो उनके लिए फिर उनका जो घर है, उनका जो घोंसला है, वो कहाँ रहेगा? एक काफी चिंता का विषय है। नहीं, सही बात है। ये खासकर राजनीतिक समाज का कोई अभी तक पॉलिटिकल एजेंडा पर्यावरण नहीं बन पाया है, और जितनी चुनौतीपूर्ण और गंभीर समस्या है ये, उस तरह से हमारे सोसाइटी ने या पॉलिटिकल सोसाइटी ने इसको अपना एजेंडा अभी नहीं बनाया है। आप देखिए, बहुत सारे पर्यावरणविद इस पर चर्चा करते हैं कि भारत में जीडीपी को लेके बहुत सारी बात होती है, जीडीपी को लेके। तो नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंडेक्स,
या इस तरह के किसी ओवरऑल डेवलपमेंट को इंडेक्स बना के एक पॉलिसी क्यों नहीं तैयार किया जाता है? क्यों नहीं हमारा सरकार या हमारी राजनीतिक समाज इसको अपने प्राथमिकता के एजेंडे पर लेके आ रही है? ये तो चिंता का विषय है। चिंता का विषय। अजय जी, मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम इसको शिक्षा में शामिल कर दें और ये एक मॉनिटरी कर दें कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो इंटर कॉलेज हैं, वो उनके अध्यापक और बच्चे जो आसपास की ग्राम समाज की जो जमीन पड़ी है वो वहां जाएं, वृक्षारोपण करें और उसकी निगरानी भी रखें, तो शायद कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। नहीं, आप महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, क्योंकि हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जो हमारे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जो बात बोली हम उसको अमल करते हैं। और जो आजकल की जनसंख्या है, जो हमारे आजकल की युवा पीढ़ी है, वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरीके से कमाएं, किस तरीके से हम जल्दी आगे से आगे बढ़ें। कौन नहीं चाहेगा हमारा देश तरक्की ना करे, मगर तरक्की करने के लिए ये नहीं है कि हम अगर एक तरफ किसी चीज़ को डैमेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको हम मैनेज भी करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पर्यावरण में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी भर जी सकते हैं, बस शर्त है हम उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ ना करें, उसको हम ज़्यादा ऐसे ना, हमारा ग्रीडीनेस ना बढ़ जाए, लालच ना बढ़ जाए। आज क्या होता है कि हमने पढ़ाया तो है, सरकार के बहुत अच्छे कदम हैं, सारी पॉलिसीज़ हैं, मगर क्या कोई युवा सिर्फ 4 साल या 3 साल डिग्री करने के लिए वो आता है? अगर हम ये बोलें कि आपकी 4 साल 3 साल डिग्री है, आज हमारे डिग्री कंडीशन क्या है कि पेपर में जाओ बैठो। बिहार में भी तो आपके साथ बहुत अच्छे पेपर में जाके बैठे हैं, बिल्कुल, मगर पेपर में बैठने के बाद क्या वही आउटपुट है? क्या वही शिक्षा है? वही शिक्षा है। शिक्षा, आप मुझे बताइए, जो बड़े बड़े हमारे विद्वान बने हैं, उनकी बैकग्राउंड तो किसी क्वालिफिकेशन में है, मगर वो बिलियनरी, करोड़पति, अरबपति बने दूसरे डोमेन में। मैं ये चाहता हूँ कि हमें सरकार ने जो इनिशिएटिव दिए हैं, अभी हर इस कॉलेज को 2 लाख पेड़ लगाने, 2 लाख पेड़ तो उसने दे दिए, फंडिंग दे दिया, 2 लाख पेड़ लगाओ, क्या उसकी मॉनिटरिंग है? आज जो नर्सरी में पढ़े, नर्सरी से बाहर निकालो उनको, उसको आप चेक करो, युवाओं को बोलो कि आपको पेड़ कैसे बनाने हैं। और जो भी बहुत अच्छा लखनऊ से जो बोला भूषण साहब ने, बहुत अच्छा वर्ड बोला कि अगर 25 करोड़ लोग मकान लगाएंगे तो मैं चाहता हूं कि उस 25 करोड़ में से अराउंड 60% हमारी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो युवा है, जो 35 साल से कम उम्र है। युवाओं को इसमें पर्यावरण के मामले में वो अगर अपने नाम से एक पेड़ लगाएं, हम बोलें कि हम आपको रोजगार तब देंगे जब आप ये दिखाएं कि आपने कौन सा पेड़ लगाया है। आपको हम वोट का अधिकार, जो आपको है वोट का अधिकार है, बट दिखाओ कि आपके नाम का पेड़ कौन सा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जैसे आधार कार्ड आपने बनाया, आधार कार्ड में एक वर्ड और लिखो कि आपका क्या, आपका पॉइंट कहाँ है, आपका पेड़ कौन सा लगा है, कौन सा है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हमारे पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए। सत्येंद्र जी, क्या आपको लगता है कि अगर हम लकड़ी की कटाई की बात कर रहे हैं, पेड़ों की कटने की बात कर रहे हैं, तो वन विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी देखने में आता है कि वन विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी संख्या खाली है। कई वन विभाग ऐसे हैं जहां एक ही इंस्पेक्टर है, तो कितने क्षेत्र में जाके वो देखेगा कि कहां पर लकड़ी की चोरी हो रही है या फिर लोग जंगल काट रहे हैं? तो ये भी एक बड़ी कमी नहीं। सही बात है आपने। एक हर राज्यों में एक वन विकास निगम है। जब मैंने उसको देखा ठीक से तो पता चला कि वन विकास निगम का एक ही काम है, वो वनों के सूखे या खराब हो रहे पेड़ों को काटना। मतलब वन विकास निगम एक पेड़ नहीं लगाता है, बल्कि पेड़ काटता है। और वो लोग लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करते हैं इस मौसम में, लेकिन उनके पेड़ों के बचे रहने की जो प्रतिशत है वो 5% से भी कम है। तो ये तो है, ये लगा दिए जाते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं किया। बिल्कुल नहीं। वो केवल कागजी खानापूर्ति की 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पेड़ लगे, उसके जो पैसे होते हैं विड्रा होते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते। ये तो गंभीर विषय। इसमें मैं एक ऐड और करना चाहूँगा संतोष जी, आपने जो कहा कि हमारे रिक्त स्थान पड़े हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ऐसे तो आप बोलेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 12,000 रिक्त स्थान पड़े हैं। क्यों पड़े हैं वो रिक्त स्थान? आज क्यों हमारे लोग बाग पर्यावरण में नहीं जाना चाहते हैं? वहाँ पर ऐसे प्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है। आप बच्चे को कब, जब बच्चे का माइंड कब चेंज होता है, 12th करो, कंप्यूटर साइंस ले लो, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, IT ले लो, BTech कर लो, ये जॉब मिल जाएगा, MBBS मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसी भी आदमी को नहीं रख सकती है, वहाँ पर युवा प्रतिभाएं, जो आसपास के जो लोग हैं, जो विकसित हैं, उनको भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज है, उस कोर्स में लेके आए, वहाँ पर कोर्सेज स्टार्ट करें। BTech एग्रीकल्चर है, वो कोर्सेज स्टार्ट करें। लोगों को बोलें कि प्रोस्पेक्टिव क्या है। आप UPSC की तरह ना करें कि आपने UPSC किया, यूपी बोर्ड ने किया। आप एक लोकेशन को दे दो, आप कैंपस हायरिंग करो, कॉलेजेस में जाओ और बोलो कि हम 3 साल 4 साल के लिए आप लोगेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। जैसे IT इंडस्ट्री में होता है, 3.5 लाख का पैकेज रखो, 4 लाख का पैकेज रखो, बोलो कि अगर आप इतना सारा मेंटेन करें, कौन सी बढ़ावा देने की जरूरत है। सर हमारे यहाँ बढ़ावा सिर्फ एक ही है कि हम जो है टेस्ट कराते हैं, एंट्रेंस, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, फिर घपला होता है। मध्य प्रदेश में हुआ, फिर सरकार चलती रहती है, हरियाणा में हुआ, फिर एक स्कैम निकलता है, मगर वो युवा नहीं आ पाता। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार आगे आने की जरूरत, कैंपस रिक्रूटमेंट करे और जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेंज करे। चंद्रभूषण जी, हम वनवासी की बात करते हैं, आदिवासी जो है, क्या
उनके लिए जल, जंगल, जमीन जो है वही सब कुछ है। क्या अगर उन्हीं को हम वन संपदा का रखवाला बना दे तो सुधार किया जा सकता है? क्योंकि वो जंगल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जमीन प्यारी है, जल प्यारा है, उनका आसपास का जो वातावरण है उसी के लिए वो जीते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसमें वन प्रबंधन में ये बहुत सफल मॉडल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले आदिवासियों की सहभागीदारी से वन प्रबंधन समितियां बनाई थी, उससे वनों में वहाँ काफी समृद्धि आई। तो कहीं न कहीं चाहे वन प्रबंधन का मामला है, चाहे जल प्रबंधन का मामला है, तो उसके किनारे रहने वाले लोग, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप उनको प्रबंधन देंगे या प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देंगे तो निश्चित रूप से एक टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आज जो बाहरी लोग प्रबंधन में जा रहे हैं उनको कोई उसके साथ संवेदना नहीं है, सरोकार नहीं, वो केवल नौकरी कर रहे हैं अपनी, या कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए या जो भी है। तो कहीं न कहीं से आदिवासियों को अगर हम वन भूमि प्रबंधन में साथ लेते हैं, या जो निषाद जाति के लोग, मल्लाह लोग हैं, इनको जल पंचायतें बना के जल प्रबंधन में इनको लाया जाए, तो कहीं न कहीं से इन प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। और इस पे कई एक राज्यों ने काम अच्छा किया है, तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाना लागू कर दिया। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में सत्येंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, कैसे हम बदलाव ला पाएंगे? क्या हर शिक्षण संस्थान को जोड़ेंगे, हर सरकारी विभाग को जोड़ेंगे, या प्रशासन या सरकार या जो समाज के जो जागरूक लोग हैं या जो युवा हैं उनको आगे आने की जरूरत है, ताकि हम अपने पर्यावरण को हरा भरा कर सकें और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम एक अच्छा माहौल, अच्छा पर्यावरण दे सकें? देखिए, इसके लिए तो मैं जो व्यक्तिगत तौर पे एक जो पहल संस्थागत रूप से मैं कर रहा हूँ या किया हूँ, वो है जैसे कि अभी आप ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स तमाम नाम सुनते होंगे। उसी तरह से आजकल के युवा टेक्नोलॉजी बहुत पसंद करते हैं। अभी भाई साहब ने जो बात रखा, राणा जी ने, कि भाई युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, तो हम लोगों ने एक ई हरियाली के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आप SMS करके ऑनलाइन जाके एक ऐप्स भी डेवलप किया है। कोई भी आदमी जैसे शहर में फ्लैट में रह रहा है, उसको पर्यावरण को लेकर चिंता है, उसको पूरी चिंता है कि भाई पेड़ लगाना, लेकिन वहां पर कैसे पेड़ लगाएं? तो इस खाई को पाटने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि गांव के लोग पेड़ लगाएंगे, आप उनको उसके लिए जो जरूरी संसाधन है वो मुहैया कराएं, और इससे युवाओं के अंदर एक बहुत तेज से और अच्छी एक माहौल बनी। चंद्रभूषण जी, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। और सत्येंद्र जी और अजय जी, आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? हमने बात की कि जो सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपर्निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।